Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट एजुकेशन की क्लासेस कर रहे हैं और इसके टोटल 6 सेशंस हो चुके हैं, जो कि आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर करी है ना। और मैंने आईटी लिटरेसी वगैरह की एक्स्ट्रा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी है एप्लीकेशन पे, तो आई होप कि आपने ऐप पे जाके उन पीडीएफ को एक्सेस कर लिया होगा। और ये जो क्लास पीडीएफ है ना, ये भी हमारे एप्लीकेशन पे में आपको मिल जाएंगी। आप प्ले स्टोर से पनेशिया एडू नाम का ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको कोर्सेज सेक्शन में फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएंगी ये सारी की सारी पीडीएफ जो इन सेशन की हैं वो भी। और आईटी लिटरेसी की हमने अलग से एक पेनेशिया बूस्टर पीडीएफ डलवाई है, वो भी वहाँ मिल जाएगी, है ना। कई सारे बच्चे पूछते हैं। तो इन्वायरमेंट एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट तो मैंने कल कराया था, बट हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है जो कि आपका इन्वायरमेंट एजुकेशन के पार्ट 2 में होगा। और कई बच्चे जो आरआरबी जेई वाले हैं उनका कमेंट आया था कि सर हम आरआरबी जेई के लिए देख सकते हैं क्या। बिल्कुल, आप आरआरबी जेई के लिए इसको रेफर कर सकते हो, लेकिन आरआरबी जेई में ना आई गेस 10 या 15 मार्क्स का एनवायरनमेंट अलग से आता है। तो उसके लिए मैं कुछ सेशंस कराऊंगा, है ना। एप्लीकेशन पे या जो भी जहाँ भी होगा वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी ये सेशंस तो आपके लिए हेल्पफुल है ही। तो आप इन्वायरमेंट यहाँ से तो देख ही सकते हो, बट उसमें और भी डीप में आता है ना। वो 10 से 15 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के बहुत ज़्यादा डीप में आते हैं, तो उनको तो हमें फिर बिल्कुल डीप में जाके करना ही होगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब हम अपना आगे आते हैं आज के सेशन पे। देखो, आज हमारा जो मेन मोटो होगा ना, वो हमें यार कई सारी साइकिल्स को देखना है। कई सारे बायोटिक कंपोनेंट का क्या फ़र्क होता है इकोसिस्टम के ऊपर, मतलब हम यहाँ पे ना कई सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। अगर मैं आपसे मोटा-माटी कुछ अगर बताना चाहूँ आज का प्रीव्यू क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एनर्जी कंज़म्पशन किस तरीके से होता है किसी भी इकोसिस्टम में। एनर्जी कंज़म्पशन हो गया, है ना, ये वाला पार्ट देखेंगे। फूड चेन्स कितने तरीके की होती हैं, क्या उसमें ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, जो भी मतलब फूड चेन से क्वेश्चन हो गए, फूड वेव हो गया आपका। फिर अलग-अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ से एएलपी में पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे। कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको कल कराई थी, कुछ आज कराऊँगा, जैसे बायो एक्युमुलेशन हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया। इसके अलावा आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कवर करने हैं, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इससे कई क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से। इसके बाद में आपका पिरामिड्स हो जाएँगे, फिर आपको मेजर यहाँ पे देखना है कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है ना? एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम, तो हम ये वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद में आपका कुछ सक्सेशंस होते हैं, सक्सेशंस में ज़्यादा ऐसा, एंड आपका ये इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का पार्ट हो गया, ये देखेंगे। और हम इसके बाद में कुछ साइकिल्स हैं, गैसीय साइकिल्स होती हैं, सेडिमेंट्री साइकिल होती हैं। मेजर हैं आपके लिए गैसीय साइकिल, वो जैसे वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया। और इसके अलावा कार्बन साइकिल है, आपकी ये ऑक्सीजन साइकिल होती है। फिर सेडिमेंट्री साइकिल में सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, मतलब ऐसी हैं, कई सारी हैं। अमोनिफिकेशन वगैरह है, वो सब हम देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी आज की आउटलाइन है, और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो यानी कि आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन का पूरा जो कोर है वो फिनिश हो गया। इसके आगे ज़्यादातर चीज़ें आपकी फिनिश हो जाती हैं, है ना। तो हम एक बार फटाफट शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। आई होप कि आपने इससे पहले के सारे सेशन, मतलब इससे पहले एक जो एनवायरनमेंट एजुकेशन वाला एटलीस्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो तो कवर कर ही लिया हो। अगर नहीं किया है ना तो पार्ट 1 ज़रूर कर लो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वहीं से डेवलप होगी कि भैया एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजिकल क्या है, जब भी मैं बात करूँगा वो क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है ना, ये टर्म आने चाहिए इस क्लास को करने से पहले, और वो आपको पार्ट 1 में ही मिलेंगे। चलो, तो सबसे पहले ना एक बार हम फूड चेन का ही बेसिक समझते हैं। जब भी मैं फूड चेन बोलता हूँ, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे फूड चेन की, तो फूड चेन बेसिकली क्या है। फूड चेन में अगर हम बात करें तो 4 लेवल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ये फूड चेन है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा एक प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर इस केस में आपका कोई प्लांट हो सकता है, कोई ग्रास हो सकती है, कुछ भी, है ना। प्रोड्यूसर होगा। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का भैया क्या काम है कि जो भी ये प्रोड्यूसर है, उसने जो भी प्रोड्यूस किया होगा उसको ये प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। लेट से मैं इस केस में प्राइमरी कंज्यूमर एक गोट ले लेता हूँ। इसने जो भी फ्रूट है वो खा लिया, या फिर कोई काऊ है, इसने लीव्स वगैरह खा ली, जो भी इसने प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया उसका कंजम्पशन प्राइमरी कंज्यूमर कर लेगा, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। अब भैया सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा कि ये इस प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि हम लाइन ले लें, भाई लाइन क्या करेगा, गोट या काऊ को यहाँ पे कंज्यूम कर लेगा। इसके बाद में सेकेंडरी के बाद आता है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या आता है, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर क्या करेगा, ये जो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है,
इसको यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। इनको हम एक्चुअली में ना एपेक्स प्रीडेटर भी बोलते हैं। ये जो आप सेकेंडरी में देखोगे ये प्रीडेटर होते हैं, ठीक है? और टर्शरी में आते हैं एपेक्स प्रेडेटर, यानी कि ये अल्टीमेट प्रेडेटर हैं। ये सेकेंडरी वाले को भी कंज्यूम कर सकते हैं, प्राइमरी को भी कंज्यूम कर सकते हैं, प्रोड्यूसर को भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो टर्शियरी, अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो, कई बार आपको यहाँ पे लेट से अगर हम फॉक्स ले लेते हैं तो यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर क्या आ जाएगा, लाइन आ जाएगा। अभी लाइन जो है फॉक्स को भी खा सकता है। तो एक्चुअली में लाइन क्या है, एक एपेक्स प्रीडेटर है, ठीक है? तो अब यहीं पे आप बात समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ठीक है? इसको बहुत ध्यान से समझना है, इससे कई सवाल आते हैं। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में क्या होगा कि ये जो प्रोड्यूसर है, ये जो प्लांट है, बात को समझना, इसने सोलर एनर्जी को यहाँ पे कंज्यूम करा, ठीक है? जो एनर्जी मिली इसे, सोलर एनर्जी, इसने सूर्य से एनर्जी को ग्रसित किया फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सोलर एनर्जी का इसने कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को इसने यहाँ पे यूज़ किया। तो जो प्राइमरी एनर्जी है उसका यहाँ पर क्या हो गया, फिक्सेशन हो गया। क्या हुआ, प्राइमरी एनर्जी का इसने फिक्सेशन कर दिया प्लांट ने, कि भैया सोलर एनर्जी जो भी आई सन की, उसका इसने जो भी इसको रिक्विजिट अमाउंट चाहिए था वो इसने फिक्स करके अपना ले लिया है उस एनर्जी, सूर्य की किरण में से। और इसने उस पर्टिकुलर सोलर एनर्जी का लेट से 10% यूज़ कर लिया, ठीक है? तो अब यहाँ पे इसने कर दिया प्राइमरी एनर्जी का फिक्सेशन। अब यही एनर्जी क्या होगा, जब इस प्लांट ने जो भी प्रोड्यूस किया होगा, जैसे ये प्रोड्यूसर है, तो इसने जो भी प्रोड्यूस किया होगा उस फिक्स एनर्जी से उसका आगे चल के यहाँ पे खाएगी जब ये गोट, तो उस एनर्जी का कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट इस गोट के अंदर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? और फिर यहाँ पे अब देखो, ये जो भी गोट है या फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, अब जब इसको खाया जाएगा लाइन के द्वारा या फॉक्स के द्वारा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, इन लोगों में यहाँ पर क्या होगा, रेस्पायरेशन वगैरह होगा। रेस्पायरेशन होगा, तो रेस्पायरेशन करने में, जो भी आप खाना खाते हो आपको पता है सर, रेस्पायरेशन में जो भी है हमारी एनर्जी थोड़ी सी लूज होती है। पूरी की पूरी एनर्जी तो जैसे अगर गोट के अंदर ये जो 10% इसने अमाउंट यहाँ पे लिया, लेट से वो एक्स एनर्जी का अमाउंट है। अब ये जो एक्स एनर्जी थी वो एक्स ने गोट ने कंज्यूम कर ली, प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम करी। तो इस एक्स का पूरा जो अ, मतलब इस एक्स एनर्जी का कुछ पार्ट यहाँ रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगा और कुछ पार्ट इसकी बॉडी में रह जाएगा, ठीक है? अब इसको कंज्यूम किया फॉक्स ने, तो फॉक्स के अंदर यहाँ पे अगेन जो बचा खुचा पार्ट था, लेट से वाई बचा, ठीक है? एक्स में से कुछ परसेंटेज तो रेस्पिरेशन में चला गया और वाई बचा था। अब फॉक्स क्या करेगा, इस वाई को खा लेगा और इस वाई का कुछ पार्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा फॉक्स की रेस्पिरेशन में। तो बचा खुचा बचेगा जेड अमाउंट, इसको ये कंज्यूम करेगा लाइन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, की भैया एक्चुअली में जो अमाउंट था इनिशियली, वो धीरे-धीरे कंज़्यूम होता जाता है और अल्टीमेटली हमें थोड़ा-सा कम अमाउंट देखने को मिलता है, तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है फाइनल। तो यहीं से आपका निकल के आता है एनपीपी, ठीक है? एनपीपी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। अब चूँकि आपको ये वाली बात समझ में आ गई है जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, तो ये फ़ॉर्मूला अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा कि एनपीपी इक्वल टू होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, और इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो जो भी रेस्पिरेशन में हमारी अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हुआ है, तो माइनस क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी मेजरली तो रेस्पिरेशन में ही यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है, तो रेस्पिरेशन की होती है। अक्सर कई जगह यहाँ पे रेस्पिरेशन एनर्जी लिखा मिलेगा, तो कोई भी एनर्जी यहाँ पे जो भी एनर्जी लॉस हो रहा है उसका अमाउंट आप माइनस कर दो, तो हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मिल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल प्रोडक्शन। इकोलॉजिकल प्रोडक्शन ही इसको बोला जाता है, ठीक है? अच्छा, अब दूसरी चीज़ कि ये जो हम फूड चेन में यहाँ पे देखते हैं, ये जो आप लेवल देख रहे हो, जैसे एक प्रोड्यूसर का लेवल है, एक प्राइमरी कंज्यूमर का लेवल है, तो इनको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है? तो एक क्वेश्चन आता है कि फूड चेन में जो अलग अलग लेवल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको ट्रॉफिक लेवल्स यहाँ पे बोला जाता है। चलो भाई, ये क्या है? अच्छा, इस पे मैं आऊँगा अभी, है ना? पिरामिड वाला जब चीज़ बताऊँगा तब हम उसकी बात करेंगे। फिलहाल अब यहाँ पे आप देखो फूड चेन कितने तरीके की होती है।
तो जब भी हम किसी फूड चेन की बात करते हैं तो हमें 2 तरीके की फूड चेन देखने को मिलती है। कितनी होती हैं भैया? 2 तरीके की। एक तो होती है आपकी ग्रेज़िंग फूड चेन, जो हम नॉर्मली फूड चेन की बात करते हैं ना कि यहाँ पे एक प्रोड्यूसर होगा, तो ये होती है आपकी ग्रेज़िंग चेन। फूड चेन यहाँ लिख लेना अपने आप से ही। तो ग्रेजिंग फूड चेन हो गई और एक होती है आपकी डेट्रिटस फूड चेन। अब डेट्रिटस फूड चेन में समझ में आ रहा होगा ना कि मैंने डेट्रिटस क्या बोला था, जहाँ पर भी आपका डिकम्पोज़िशन होगा, वहाँ पे आपका डेट्रिटस वर्ड का यूज़ होगा। तो जहाँ पे भी आपकी ये थोड़ा-सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। डेट्रिटस फूड चेन में आपका जो फूड चेन है, ये स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विथ, भई किससे स्टार्ट होगी? डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। जो भी आप डिकम्पोज़ करोगे, जो भी ये डिकम्पोज़ करेंगे, आपके फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ही तो यहाँ पे जो है डिकम्पोज़ करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे फूड चेन आपकी कहाँ से शुरू होती है? आपकी ये अ, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से शुरू होती है। ऑर्गेनिक मटेरियल आपका डेड, जैसे लीव्स हैं, भई लीव्स भी एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ही है, कोई लीव वहाँ पे सड़ के गिर गई नीचे, तो ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसकी जगह कोई आपका अगर कोई डेड एनिमल है, तो ये भी कहीं न कहीं क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ही है। तो जो भी यहाँ पे आपका ज़मीन में मिल जाएगा, उसको फंजाई या बैक्टीरिया डिकम्पोज़ करना शुरू कर देगा, वो आपका डेट्रिटस पार्ट शुरू हो गया। तो यहाँ से जो भी फूड चेन शुरू होगी, वो होती है डेट्रिटस। ग्रेज़िंग में क्या होता है, वही आपके जो 4 लेवल होते हैं, प्रोड्यूसर से यहाँ पे कहानी शुरू होती है, ठीक है? तो ये 2 तरीके की फूड चेन होती हैं। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि जो आपकी ग्रेज़िंग फूड चेन है, इसमें एनर्जी का जो बेसिकली ट्रॉफिक लेवल है, जो इनिशियल ट्रॉफिक लेवल होता है, ग्रेज़िंग फूड चेन में इनिशियल ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सोलर एनर्जी से इसको एनर्जी मिलती है। और कौन-सी प्रोसेस के थ्रू मिलती है भई? फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसको यहाँ पे एनर्जी मिलती है। ठीक है? ये हो गया फूड चेन का पार्ट। अच्छा, जब अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भई ग्रेज़िंग फूड चेन है तो यही चलेगा कि भैया कहीं पे प्लांट है, उसको लेट्स से किसी ग्रासहॉपर ने खाया, तो वो हमेशा ही ग्रासहॉपर खाएगा। भई उसकी जगह गोट भी खा सकती है, उसकी जगह यहाँ पे काऊ भी खा सकती है। तो जब 3-4 फूड चेन या एक से ज़्यादा फूड चेन एक साथ मिल जाती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? फूड वेब बोला जाता है। ठीक है? तो अगर क्वेश्चन आता है फूड वेब बेसिकली क्या है? तो फूड फूड वेब बेसिकली क्या है ये? मतलब कैसे बोलोगे? इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन फूड चेन, है ना? वन फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। तो किसी एक इकोसिस्टम में जब आपको एक से ज़्यादा फूड चेन देखने को मिल जाए, तो वो क्या बन जाता है? फूड वेब बन जाता है। अब जैसे कि आप यही एग्ज़ाम्पल ले लो, सपोज़ करो ये ग्रास है ना? ये ग्रास है या फिर कोई प्लांट है। अब इस प्लांट को भई ग्रासहॉपर भी खा सकता है, ग्रासहॉपर भी खा सकता है और इसको गोट भी खा सकती है या फिर कोई काऊ भी खा सकती है। अब अगेन ग्रासहॉपर को यहाँ पे लेट्स से कोई फ्रॉग है, फ्रॉग ने खा लिया या फिर इसको ग्रासहॉपर को किसी बर्ड ने खा लिया। दोनों पॉसिबिलिटी हैं, है ना? तो अलग-अलग फूड चेन यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। या फिर ये जो गोट और काऊ है, इसको यहाँ पे कोई फॉक्स खा सकती है ना? या फिर इसको यहाँ पे कोई टाइगर खा सकता है या फिर कोई और कार्निवोर एनिमल यहाँ पे खा सकता है। तो ऐसी कई सारी फूड चेन, और कभी भी एक अगर हम इकोसिस्टम उठा के देखते हैं, कोई भी बायोस्फीयर उठा के देखते हैं, तो वहाँ पे एक फूड चेन तो एग्ज़िस्ट करती ही नहीं है। वहाँ पे हमेशा ही प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक फूड वेब काम करता है, ठीक है? क्या होता है भई वहाँ पे? एक फूड वेब। तो बेसिकली फूड वेब का क्या काम है कि वो अलग-अलग स्पीशीज़ के इंटरैक्शन को हमें शो करता है कि वो फूड चेन में कैसे एक-दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है? तो ये कहानी है। अच्छा, अब देखो फ्रॉग को यहाँ पे, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, कोई यहाँ पे उसको ईगल भी खा सकता है ना? तो ऐसे ही अलग-अलग यहाँ पे हर एक जो भी एक आपका लेवल मिलेगा, जो भी ट्रॉफिक लेवल होगा, उसके ऊपर एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल देखने को मिलेंगे। वो हो जाता है फूड वेब, ठीक है? चलो भाई अगले वाले पे आते हैं। तो अब हमें समझना है अ, अब ना हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को पढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ कराऊँगा, ठीक है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स। देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने फूड चेन के बारे में यहाँ पे बात करी तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इकोलॉजिकल पिरामिड का। इकोलॉजिकल मतलब जो इकोसिस्टम है वो आपको पता है अगर दिमाग में है आपके, तो अब एक बात समझिएगा, जब हम फूड चेन बनाते हैं ना,
तो उसमें यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि अलग-अलग लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़्म प्रेज़ेंट हैं। देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्या नंबर है ना? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़्म हो गए या फिर प्रोड्यूसर हो गए, ठीक है? क्योंकि इनिशियल लेवल पे जो भी होगा ग्रेज़िंग वाले फूड चेन में वो तो प्रोड्यूसर होगा, बाकी के आपके ऑर्गेनिज़्म हो सकते हैं, ठीक है? और दूसरा होता है वेट, यानी कि बेसिकली ये होता है आपका बायोमास। बायोमास अगर मैं बोलता हूँ तो ये समझ में आता है क्या? बायोमास इज़ बेसिकली कि जो भी किसी बायोलॉजिकल मैटर का मास है, तो जो भी जैसे कि जितने भी आपको ऑर्गेनिक मटेरियल दिखते हैं ना, उसमें से आपको जैसे एक बड़ा ही कॉमन अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, तो जो भी आप फ्यूल देखते हो ना, वुड है या फिर आपका क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो ये सब क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन इसमें से हम एक फ्यूल बना सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही है ना, तो वो क्या है बायोमास है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल आप देखोगे ना अपने आप में, एक तो प्रोड्यूसर हो गया, लेकिन ये सारे के सारे अपने आप में बायोमास भी कैरी करते हैं, ठीक है? तो बायोमास इज़ बेसिकली काइंड ऑफ वेट। तो यहाँ पर एक नंबर की बात होती है, वेट की बात होती है और तीसरा आपने फूड चेन में देखा होगा एनर्जी की हम बात करते हैं। तो अगर ये बात आपके दिमाग में खुद ही आ गई है, तो हम इसी तरीके से जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाते हैं, उनको 3 मतलब पार्ट्स में हम इसको क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स, ठीक है? दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा होता है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब जितनी बातें मैं ऊपर बताता जा रहा हूँ ना, सबका यूज़ आपको आगे पड़ेगा, तो सारी बातें बिल्कुल दिमाग में अपने फ़ीड रखने का है, कुछ भी इधर-उधर नहीं जाने देना। जब हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल की बात करेंगे भई। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज़्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक क्या स्पेलिंग है ये? ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा ना 2 तरीके का बनता है कि भाई नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज़्म है ना हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से करते हैं? प्रोड्यूसर से ही शुरू करते हैं। तो पिरामिड आपका 2 तरीके से बन सकता है। एक तो आपका ये हो गया पिरामिड, इसको हम क्या बोल देंगे? ये हो गया आपका अपराइट, है ना? एक होता है उल्टा, भई एक आपका सीधा पिरामिड बनेगा, एक उल्टा पिरामिड बनेगा। ये तो हो गया आपका अपवर्ड या इसको बोलते हैं हम अपवर्ड या फिर आप इसको अपराइट भी बोल सकते हो, ठीक है? ये होता है आपका इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने बोला कि हमारे पास में 4 लेवल होते हैं। ये वाला प्रोड्यूसर हो गया, ये वाला आपका प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया। अलग-अलग फूड चेन होती हैं उसमें, अलग-अलग तरीके के ये होते हैं, अलग-अलग तरीके के पिरामिड्स होंगे। तो अब एक बात याद रखिएगा, जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं, तो आपको याद होगा मैंने आपको पिछली क्लास में अलग-अलग इकोसिस्टम कराए थे। एक मैंने कराया था ग्रासलैंड इकोसिस्टम, है ना? और एक कराया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अब देखो उसका यूज़ यहाँ पे कैसे होगा। ये 4 हो गए, यहाँ पर नीचे हमेशा प्रोड्यूसर ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ठीक है? ये इस तरीके से है। अब ये जब सीधा है इसका मतलब क्या है कि आपका ये जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर हैं इस इकोसिस्टम में वो ज़्यादा हैं। उससे थोड़े से कम यहाँ पे नंबर जो है ऑर्गेनिज़्म का वो प्राइमरी लेवल पे है, उससे कम सेकेंडरी लेवल पे है, उससे कम टर्शियरी लेवल पे है। इतनी सी बात समझ में आती है। अच्छा एग्ज़ाम्पल आता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके का जो आपका नंबर न पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो अपराइट होता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है वो सीधा होता है। जबकि जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आप देखोगे ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ पे जो आपका प्रोड्यूसर है यानी कि जो आपके ट्रीज़ हैं, वो सबसे कम होते हैं, यही तो मज़े की बात है। देखो, ट्रीज़ हो गए सबसे कम, इसके बाद जो इसके प्राइमरी जो होते हैं मतलब प्राइमरी कंज़्यूमर होंगी, तो ट्रीज़ के यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट्स से बर्ड्स, ठीक है? फिर आप यहाँ पे ले लो इसके ऊपर जो भी आपके लाइस वगैरह को ले लो, है ना? लाइस हो गए और फिर इसके ऊपर आ जाते हैं माइक्रोब्स, है ना? माइक्रोब्स।
तो ये बेसिकली क्या होता है, ट्रीज़ कम, उससे ज़्यादा बर्ड्स, उससे ज़्यादा लाइस और उससे ज़्यादा माइक्रोब्स। तो ये होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है, ठीक है? बस इसको दिमाग में रखना, ज़्यादा आपको इधर-उधर नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन सीधा-सीधा आता है। अच्छा, अब हम आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इसमें देखो अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं आपको बस थ्योरी रटवा दूँगा तो काम चल जाएगा। थोड़ी बहुत आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए ही चाहिए। चलो, जब हम बायोमास की बात करते हैं, 1 मिनट, ये पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में एक और क्वेश्चन बनता है कि पिरामिड ऑफ नंबर को मतलब बेसिकली किसने दिया था, है ना? किसके द्वारा मतलब पिरामिड ऑफ नंबर की थ्योरी दी गई थी? तो ये दी गई थी चार्ल्स अल्टन के द्वारा। चार्ल्स एल्टन 1927 में ये थ्योरी दी थी। सवाल ये भी आता है कई बार। चलो, बायोमास की बात करते हैं। बायोमास में क्या बोला मैंने कि बायोमास का मतलब है जो भी वेट है बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर का। तो इसमें भी अगेन 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो कैसी होगी, इनवर्ट, एक तो आपकी अपवार्ड ले लेता हूँ पहला, अपवार्ड हो सकता है। दूसरा आपका इन्वर्टेड केस हो सकता है ना? 2 तरीके के पिरामिड यहाँ भी बनेंगे। अपवार्ड बनेगा ऐसा, इन्वर्टेड बन जाएगा ऐसा। अरे बात समझ में आती है क्या? अच्छा, यहाँ पे मुझे एक ये लग रहा है कि कुछ बच्चे ना, एक सेकंड, इस जगह कंफ्यूज होंगे कि सर आपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये बता दिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रीज के ऊपर कोई और हो यहाँ फॉरेस्ट में, वो खा रहा हो, फिर यहाँ पे कीड़े मकोड़े हों, फिर बर्ड्स हों। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी ना, कोई भी एक इकोसिस्टम होता है ना, तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ फूड चेन बनती हैं, थाउजेंड्स ऑफ फूड चेन, ठीक है? तो लेकिन एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये वाली फूड चेन है जो कि यहाँ इन्वर्टेड आपका पिरामिड ऑफ नंबर बनाती है, ठीक है? तो ये मैंने एक फूड चेन का एग्जांपल लिया है। मैंने ये क्यों बताया कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को आप हमेशा नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर में उल्टा मार्क कर देना, क्योंकि ये सवाल आ चुका है और ये ऐसा ही इन्होंने सही माना था आंसर, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। चलो, अब ये है अपवार्ड, ये भी यहाँ 4 होंगे, ये भी यहाँ पर 4 होंगे, ठीक है? मैं ये बार-बार नहीं लिख रहा कि नीचे हमेशा प्रोड्यूसर होगा ही होगा, यहाँ भी प्रोड्यूसर होगा इस तरीके से। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ठीक है? अब इसमें मेन मुद्दे वाली बात यह है कि सवाल पूछेगा इन्वर्टेड बायोमास कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था जो एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसमें मोस्टली हमें एक्वाटिक इकोसिस्टम में ना इन्वर्टेड बायोमास देखने को मिलता है। अब आप कहोगे सर इन्वर्टेड बायोमास कैसे देखने को मिलेगा? मैंने कहा यार, वेट ना, जो सबसे लार्ज मछलियाँ होती हैं, जो लार्ज फिशेस होती हैं, उनका वेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उससे थोड़ा कम वेट हमें देखने को मिलता है स्मॉल फिशेस का। फिर उससे कम पे आ जाती हैं ये ज़ू प्लैंक्टन्स, ठीक है? और सबसे कम वेट यहाँ पर होता है फाइटोप्लैंक्टन्स का, है ना? फाइटो प्लैंक्टन्स का। अच्छा, ये पता, अच्छा अगर ये, अब यार देखो ये फिर बायोलॉजी का पूरा फिर आगे चला जाएगा, है ना? तो मैं इसको ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ। बस याद रखना, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फिर ज़ू प्लैंक्टन होते हैं एक्वाटिक सिस्टम में, मैंने शायद कल भी बताया होगा। फिर इसके बाद स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस। तो वेट में देखोगे तो टोटल वेट जो लार्ज फिशेस का है वो ज़्यादा ही निकल के आता है, ठीक है? फिर स्मॉल फिशेस का वेट, यहाँ वेट की बात होगी, है ना? बायोमास की बात हो रही है क्योंकि। फिर इसी तरीके से अगर आप कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम उठा के देखोगे ना, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो उसमें हमेशा जो प्रोड्यूसर का वेट है ना, बायोमास जो निकल के आएगा वो ज़्यादा होगा। अब आप कहोगे सर फॉरेस्ट इकोसिस्टम तो आपने बताया था टेरेस्ट्रियल होता है, फिर आपने बोला नंबर तो, लेकिन फॉरेस्ट में ट्रीज़ के कम होते हैं, इनके माइक्रोब्स के ज़्यादा हैं, फिर तो ये आपने कॉन्ट्राडिक्ट करा दिया। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं कराया। भैया मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वेट का, तो जो ट्रीज़ का वेट निकल के आएगा ना, वो सबसे ज़्यादा ही निकल के आएगा, भले उनका नंबर कम हो। लेकिन बात यहाँ किसकी हो रही है? वेट की, है ना? तो ऐसा कन्फ्यूज़न बिल्कुल दिमाग में लेके नहीं आना, मुझे पता है कहाँ-कहाँ आपका कन्फ्यूज़न रेज़ होगा, ठीक है? चलो, अब थर्ड नंबर पे आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर आप थोड़ी-सी भी अपना दिमाग लगाओगे, तो मैंने एनर्जी की बात आज इस क्लास में सबसे पहले की थी। एक बात बताओ, जो एनर्जी है, क्या ऐसा होगा कि वो एनर्जी बढ़ जाए आगे जाके? भैया एनर्जी तो नहीं बढ़ जाएगी। मैंने यहाँ पे ही आपको ऊपर थोड़ी देर पहले बताया, कहाँ चला गया? इधर ही किधर तो बताया था। हाँ, ये बताया। मैंने कहा कि जो एनर्जी है यार वो कम हो गई, रेस्पिरेशन में यहाँ कुछ खर्च हुई, फिर इसके रेस्पिरेशन में खर्च हुई, फिर इधर कम हुई। तो एनर्जी तो कहीं न कहीं कंज़्यूम ही होती जा रही है ना। तो ऊपर जैसे-जैसे जाता जाएगा आपका जो पिरामिड होगा, तो उसमें एनर्जी हमेशा ही कम होगी।
तो एनर्जी के बेसिस पे आपका सिर्फ एक पिरामिड बनता है जो कि अपराइट होता है, ठीक है। ओनली वन पिरामिड इज पॉसिबल, ओनली वन टाइप, ठीक है। ये सवाल पूछता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या अपराइट और आपका इन्वर्टेड दोनों होते हैं, तो याद रखना कभी भी पिरामिड ऑफ एनर्जी आपका इन्वर्टेड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूसर लेगा ना, वो सबसे ज़्यादा होगी कंपैरेटिव टू उसका प्राइमरी कंज्यूमर, और जो प्राइमरी के पास होगी उससे कम एनर्जी पहुंचेगी सेकेंडरी के पास, और उससे भी कम एनर्जी पहुंचेगी आपके टर्शरी कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो बात समझ गए, हमेशा एनर्जी तो क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी। और यही हम यहाँ इस फिगर में थोड़ा सा देखेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। ये देखो बायोमास यहाँ पे क्या हुआ, जब हम बात, ये देखो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, क्या यहाँ आपको एक्वाटिक दिख रहा है? नहीं। आप कहोगे सर ये जितनी भी हम यहाँ फूड से चेन देख पा रहे हैं ना, ये सारी की सारी फूड चेन मेरे को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की दिख रही हैं, ठीक है। अगर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की दिख रही है तो भैया बायोमास कैसा होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, ठीक है। क्योंकि बायोमास इंक्रीज किस केस में होता है, जो उल्टा पिरामिड बनता है वो तो एक्वाटिक के केस में बनता है। क्या ये एक्वाटिक है? इधर कोई दिख रहा है एक्वाटिक आपको? नहीं, ये तो मुझे टेरेस्ट्रियल दिख रहा है। तो टेरेस्ट्रियल के केस में हमेशा बायोमास में डिक्रीज होगा। एनर्जी ट्रांसफर देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर इसका 10% यहाँ पहुँचा, फिर इसका 10% यहाँ, फिर इसका 10%, तो एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा एनर्जी, किसी भी केस में कोई सा भी इकोसिस्टम हो, एनर्जी का सिर्फ एक पिरामिड बनेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये ट्री है, ग्रास है, फ्लावरिंग प्लांट है, क्रॉप है, इनको बटरफ्लाई, ग्रास ऑपर, आंट, कैटरपिलर, बी ने खा लिया, फिर इनको रैट ने या स्पैरो ने या फ्रॉग ने खा लिया, फिर स्नेक ने या ओल ने खा लिया, इसको ईगल ने खा लिया। तो ये देखो क्वाटरनरी कंज्यूमर है। ये बेसिकली हम लास्ट ऊपर वाले को हमेशा एपेक्स प्रेडेटर बोल देते हैं, है ना। इस तरीके से होता है, लेकिन मेजरली जो आपके यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल होते हैं 4 ही होते हैं। क्वाटरनरी तो फिर मतलब ऐसे ही कर दिया जाता है, लेकिन ये भी टर्शरी का ही पार्ट है। वो ऐसे ही कहने की बात है कि भाई अगर हमें किसी फूड चेन में दिख रहा है कि ओल के ऊपर या स्नैक के ऊपर कोई बैठा हुआ है ईगल, तो हम उसको बोल देंगे कि भैया ठीक है, और आगे क्वाटरनरी पे पहुंच गया। तो ऐसी बात है ना। तो आई गेस आपको अब यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा कि जो पिरामिड होते हैं एनर्जी, ये इकोसिस्टम पिरामिड होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इनमें आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और ज़रूरी बातें करते हैं। अब एक टर्म आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि बायो एक्यूमुलेशन क्या है। बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ टर्म्स हैं जो टर्मिनोलॉजी इन्वायरमेंट की आपकी नॉलेज से रिलेटेड है, और ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, तो इन टर्म्स को अच्छे से समझिएगा। जब हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपके पास में एक नदी है, ठीक है। इस नदी में कई सारी फिशेस हैं, ये हैं आपकी फिशेस, ऐसी फिश है, ठीक है। ये बात है 2000, ये फिश है एक, ये थी 2016 में ऐसी, फिर 2017 आया और ये फिश ऐसी है, ठीक है। 2018 का सीन है, फिर यहाँ मैं 2024 का ले लेता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है ना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसे ये फिश है। अब ये जो फिश थी ना, ये 2016 में बिल्कुल फ्रेश वाटर, यहाँ ये रिवर हुआ करती थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये फिश बिल्कुल फ्रेश थी, बढ़िया अपना खाती पीती थी। इसका ऑर्गेनिक मास बिल्कुल मतलब बायोमास जो था इसका बिल्कुल फ्रेश था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। 2017 में एक फैक्ट्री ने यहाँ पे अपना जो वेस्ट मटेरियल था वो डालना शुरू कर दिया। अलग अलग तरीके के इसमें पॉल्यूटेंट्स थे, ठीक है। ये पॉल्यूटेंट्स ने वाटर में मिलना, मिक्स होना शुरू कर दिया, और जो फिश थी उसके अंदर भी थोड़े थोड़े पॉल्यूटेंट्स आने शुरू हो गए। लेट्स से इतना पॉल्यूटेंट आ गया। 2018 में भी ये फैक्ट्री चलती रही, इसका पॉल्यूटेंट आते रहे, और इसने इतना इसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया इतना, मतलब पॉल्यूटेंट का पार्ट। लेकिन 2024 आते आते इसके अंदर ना इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया उस पॉल्यूटेंट का, ये पूरा पॉल्यूटेंट पॉल्यूटेंट पूरा पॉल्यूशन हो गया इस वाटर में। सो बेसिकली जब भी, अब इसके अंदर क्या हुआ ना, कि ये जो इसके टिश्यूज़ हैं इस फिश के, इसके जो टिश्यूज़ हैं, इसकी जो बॉडी है, अब इसकी बॉडी इतना मतलब जो एक्सक्रीशन है, या इसकी बॉडी जो एलिमिनेट कर दी थी ना पॉल्यूटेंट को, वो एलिमिनेट करने का जो रेट है वो तो कम रह गया, लेकिन जो इनटेक का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि इसके बॉडी में पॉल्यूटेंट तो बहुत जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं, लेकिन ये एलिमिनेट फिश जो है, इतनी बेचारी इसके टिश्यूज़ हैं या इसके जो बॉडी का सिस्टम है वो एलिमिनेट इतनी जल्दी नहीं कर पा रहा है। तो अब जो इसके अंदर
पॉल्यूटेंट्स का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया है ना, इसको ही बोला जाता है बायो एक्यूमुलेशन। जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अब इसको कैसे लिखाऊं, सो इसको आप अगर डेफिनेशन में लिखो तो इट इज ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ सब्सटेंसेस और पॉल्यूटेंट्स, है ना। बेसिकली यहाँ पॉल्यूटेंट्स ही होते हैं विच, अच्छा ग्रेजुअल बिल्डअप लिख दिया, विच फॉर्म इनसाइड अ ऑर्गेनिज्म व्हेन इट्स rate of elimination becomes lesser than the rate of consumption of pollutant। ठीक है, तो ये बात है। अब ये एग्जाम्पल जो है ना, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेकर के हो सकता है। हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस वेजीज खा रहे हैं, लेकिन उस वेजिटेबल में लेट से कुछ पॉल्यूटेंट्स या पेस्टिसाइड मिक्स होके आ रहे हैं। वही हम ऐसे पेस्टिसाइड वाली अगर हम सब्जियां खाते रहेंगे डेली 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 डेली, तो हमारे अंदर भी बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर कोई गोट है, कोई काऊ है, उसके अंदर भी बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अब आपको आई होप समझ में आ गई होगी, है ना। ये होता है बायो एक्यूमुलेशन। अब अगला वाला अगर हम टर्म देखें तो ये हो जाता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। अब देखो, हमने समझा बायो एक्यूमुलेशन क्या है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है, उसके बॉडी में यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो ये फूड चेन में एंटर कर जाता है। कहाँ एंटर कर जाता है? ये पूरे फूड चेन में। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ डीडीटी का। डीडीटी एक पेस्टिसाइड है। ये क्या है? पेस्टिसाइड है आपका एक। अब सपोज करो कि ये जो पेस्टिसाइड है ना, ये वाटर के अंदर था। ठीक है, वाटर के अंदर इसका कंसंट्रेशन था लेट्स से 0.00003 ppm का। ठीक, अब इस वाटर को यहाँ पर कंज्यूम किया किसी जू प्लैंकटन ने। ठीक है, जू प्लैंकटन ने किसी जू प्लैंकटन क्या होता है? झींगा वगैरह, है ना। कोई झींगा है, केंकड़ा है, उसने इसको यहाँ कंज्यूम किया। और इसके अंदर अब ये इसने इस वाटर को किया कंज्यूम। अब क्योंकि इस जीव जू प्लैंकटन के अंदर कुछ टिश्यूज होंगे, तो जब भी ये पेस्टिसाइड किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर करता है, जैसे वाटर सही है, इसके अगले मतलब वाटर को ही कंज्यूम करेगा जू प्लैंकटन, तो ये जब इसके अगले ट्रॉफिक लेवल में पहुंचेगा ना, तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ इंक्रीज हो जाता है सब्सटेंशियली। अब ये हो जाएगा लेट्स से 0.04 ppm। ठीक है, यही जू प्लैंकटन को जब कोई छोटी मछली खा लेगी, लेट्स से कोई स्मॉल फिश ने इसको खाया। ठीक है, और अब इस फिश के अंदर इसका कंसंट्रेशन देखो बढ़ रहा है। ये जो भी पेस्टिसाइड है ना, जो इसके अंदर पॉल्यूटेंट है या बेसिकली पेस्टिसाइड है, उसका यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। 0.04 ppm से ये हो गया लेट्स से 0.5 ppm ना। ये कैसे बढ़ता है कंसंट्रेशन? जैसे ही इसको बड़ा, इन पेस्टिसाइड को जैसे ही बड़ा कोई बॉडी मिलती है ना, तो ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है ना। क्योंकि इसको ज़्यादा टिश्यूज़ मिल गए हैं, तो उसमें ज़्यादा जल्दी फैलेगा, इसलिए इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता है। अब ये स्मॉल फ़िश को खाया किसी बड़ी फ़िश ने, यहाँ लिखता हूँ, लार्ज फ़िश ने खाया। अब इस लार्ज फ़िश के अंदर इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा लेट्स से 2 ppm। अब इस फ़िश को जब कोई बर्ड खाएगा ना, कोई भी लेट्स से कोई बर्ड, मतलब बहुत सी बर्ड्स होती हैं ना जो फ़िशेज़ को खाती हैं, तो जब ये बर्ड खाएगा, फाइनल यहाँ पहुँचेगा, इसके टर्शियरी कंज्यूमर के पास पहुंचेगा ट्रॉफिक लेवल में, तो इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा लेट्स से 25 ppm 30 ppm, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बात समझ रहे हैं कि यहाँ कंसंट्रेशन जो पेस्टिसाइड का है या पॉल्यूटेंट का है, वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है फाइनल, जब भी इसका ट्रॉफिक लेवल आएगा या फिर इसका जो दूसरे किसी ट्रॉफिक लेवल में एंटर करता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको रटना मत, बस जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है ना, वो याद रख लेना। दैट इज मतलब उसमें आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका अब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर लेते हैं। एक होता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन समझते हो भाई, आगे आने वाला।
जब भी हम इकोसिस्टम में सक्सेशन की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? कोई कोई भी कम्युनिटी कम्युनिटी ऑफ प्लांट या कोई एनिमल, मतलब किसी प्लांट या एनिमल की जो कम्युनिटी है, वो बेसिकली इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर एरिया कैसे बोलेंगे, इन अ पर्टिकुलर एरिया ये चेंज होती जा रही है ना, चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बात को समझिएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, लेट्स से ये एक एरिया हमने देखा, यहाँ पर जो भी प्लांट स्पीशीज थी या फिर कोई यहाँ पे एनिमल था, इवन कोई बायोटिक फैक्टर था, ए बायोटिक फैक्टर था, देखा है ना, कल हमने बात करी है बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में किसी भी इकोसिस्टम के। तो जो भी फैक्टर्स है ना, वो किसी भी एरिया के टाइम टू टाइम क्या होंगे, चेंज होंगे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। भाई बायोटिक याद है ना, एबायोटिक में आपके फिजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, टेम्परेचर भी आता है, तो ये चीज़ें जब चेंज होंगी ग्रेजुअली, तो यहाँ आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे इस इकोसिस्टम में। जैसे कि आप देखो, पहले डायनासोर थे, बट जैसे जैसे एबायोटिक फैक्टर्स में चेंज हुआ, वैसे वैसे डायनासोर खत्म हो गए। तो वहाँ ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये इकोलॉजिकल टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं। बात समझ गए? अब इसके दो पार्ट, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है प्राइमरी इको मतलब प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वॉइस इधर उधर हो सकती है यार, एक्चुअली वो कोल्ड वगैरह है ना। तो प्राइमरी देखो, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या बोलता है कि यहाँ पे आपने देखा कि कहीं पे सॉइल है, उसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन की वजह से किसी प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल गए, वो प्लांट उग गया है ना। लेकिन प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं, प्रॉपर सॉइल भी नहीं थी। सपोज करो कहीं पे सिर्फ रॉक्स वगैरह पड़ी हुई हैं, फिर वहाँ पे कहीं से पास में ज्वालामुखी फटता है, लावा आके गिर जाता है इसके ऊपर, फिर धीरे धीरे वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन होती है, वहाँ लीचन्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं। मतलब कि एक न्यू तरीके से न्यू पैच ऑफ लैंड बनता है। यानी कि मतलब बिल्कुल स्क्रैच से आपका शुरू होना, कोई भी सभ्यता, मतलब किसी भी लिविंग चीज़ का बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होना, कोई इकोसिस्टम बनने की बिल्कुल शुरुआत जब होती है, तो उसको हम प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। यानी कि फिर लीचन्स बनेंगे, फिर इसमें छोटे-छोटे प्लांट बनेंगे, फिर ग्रासेस वगैरह आएँगी, है ना? फिर यहाँ पे श्रब्स वगैरह आएँगे, फिर वहाँ से डिकम्पोज़िशन होगा, वहाँ धीरे-धीरे कुछ उत्पत्ति होगी जीव-जंतुओं की, कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स आएँगे, इस तरीके से। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और सेकेंडरी का मतलब क्या है कि पहले से कोई यहाँ पे आपके पास में, मतलब लेट्स से कैसे बोलें, अभी सेकेंडरी को कैसे समझाएँ यार? सपोज़ करो यहाँ पे कोई वेजिटेशन वगैरह थी पहले से, लेकिन यहाँ फ्लड आ गया, उस फ्लड की वजह से ये वेजिटेशन पूरी उखड़ जाती है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ग्रो होनी शुरू हो गई। या जैसे पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, अब वो डायनासोर खत्म हो गए, उनकी जगह दूसरे, इस डायनासोर खत्म होने से क्या हुआ, जो अलग दूसरे छिपकली वगैरह हुआ करती थी, जो आपके अदर एनिमल्स थे जिनको डायनासोर खाया जाया करते थे, वो यहाँ पे थ्राइव होना शुरू हो जाते हैं और दूसरी यहाँ पे एक सभ्यता बन जाती है ना? तो सेकेंडरी का मतलब क्या है, पहले से कुछ तो था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से पहला वाला खत्म हो गया, उसकी जगह दूसरा वाला इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाता है ना? यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, चेंज ऑफ इकोसिस्टम होता है, और यहाँ पे बैगनिंग ऑफ अ इकोसिस्टम होती है, ठीक है? सबसे बड़ा फर्क ये है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं, तो प्राइमरी इकोसिस्टम में ज़्यादा टाइम लगता है कि सेकेंडरी इकोसिस्टम को बनने में ज़्यादा टाइम लगता है? तो ऑफ कोर्स सी बात है, प्राइमरी को ज़्यादा टाइम लगता है। यही सवाल पूछा गया था, ठीक है? और बाकी कुछ भी आएगा तो जो अंडरस्टैंडिंग है आपके पास, उससे आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है? चलो, अब हम आते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पे। क्या हो जाएगा आपका ये इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल एफिशिएंसी? एफिशिएंसी, इसका ना सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और फॉर्मूला से आपको अगर इसको अगर लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ द एफिशिएंसी, इट इज़ द एफिशिएंसी इन विच ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑब्टेन देयर, ऑब्टेन देयर फूड
in the form of biomass, in the form of biomass, and make it available, make it available for other, कैसे बोलोगे, for other higher trophic level, है ना, other higher trophic level of nutrition. Nutrition is called आपका इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या समझे, एक सेकेंड, बड़ी समस्या है भाई। देखो, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी से आप क्या समझे कि ये वो एफिशिएंसी है, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो ये प्राइमरी लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर है, इसको यहाँ पे बायोमास मिला कुछ, है ना, बायोमास वाली हमने पिरामिड में देखा था, कुछ ना कुछ बायोमास मिलता है। इसने उस बायोमास को यूटिलाइज किया, ठीक है, यानी कि उसको खाया। फिर इसने अगले वाले जो इसका सेकेंडरी यहाँ पे कंज्यूमर था, उसको कितना बायोमास दिया, है ना, उस सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए कितना बायोमास अवेलेबल कराया, कितना इसे कंज्यूम करो, कितना अवेलेबल कराया, उसको ही बेसिकली इकोलॉजिकल एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर फॉर्मूला के फॉर्म में देखना चाहो तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, एक सेकेंड यार, अरे भाई कोल्ड तो क्या ही हुआ, ये गति खराब कर देता है कोल्ड। इकोलॉजिकल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी यूज्ड इन बायोमास, इन बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉफिक लेवल, है ना, एट ट्रॉफिक लेवल डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड कर दोगे आप, एनर्जी यूज्ड इन, एनर्जी यूज्ड इन बायोमास प्रोडक्शन एट, बायोमास प्रोडक्शन एट प्री ट्रॉफिक लेवल, है ना। अच्छा, हम बात समझ रहे हो, ऊपर हमने क्या लिया है, इसने जो प्राइमरी कंज्यूमर ने बायोमास बना करके अपने अगले वाले ट्रॉफिक लेवल यानी सेकेंडरी वाले को दिया है, ऊपर क्या है जो हम दे रहे हैं, और नीचे आएगा प्री ट्रॉफिक लेवल। प्री ट्रॉफिक लेवल का क्या है, जो इस प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा, ये हम सेकेंडरी केस में ही बोल सकते हैं, सेकेंडरी को जो मिलेगा और सेकेंडरी जो देगा अगले वाले ट्रॉफिक लेवल को, तो जो देने वाला होता है वो हम रखते हैं ऊपर, और जो उसको मिलता है प्री ट्रॉफिक लेवल पे उसको हम रखते हैं नीचे, और इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो यही हो गया इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी पूछ लेता है, आपको बोल देगा एनर्जी जो प्री ट्रॉफिक लेवल पे यूज हुई है बायोमास प्रोडक्शन में वो इतनी है, और जो ट्रॉफिक लेवल पे हुई है वो इतनी है, बता दो भैया इसका इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप बता पाओगे, है ना, इजी होता है। बाकी बस ये जो मैंने समझा रखा है ना, उसको दिमाग में हमेशा रखना। चलो, अब यार हमें जरा बायोटेक इंटरेक्शंस की बात करनी है, कई बार इससे ना अलग अलग सवाल आते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी से, वो टर्मिनोलॉजी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें देखना है बायोटिक इंटरेक्शंस, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ बायोटिक इंटरेक्शन का, आपने ना ये सुना होगा कि पैरासाइट होते हैं, कई पैरासाइट होते हैं, वो ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाते हैं, वो किसके यूज़ करते हैं, ह्यूमन बॉडी का, उसके इम्यून सिस्टम में अटैक कर देते हैं, और ह्यूमन बॉडी के टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही प्लांट के ऊपर कई सारे पैरासाइट्स होते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई दो ऑर्गेनिज्म या टू और मोर लिविंग थिंग्स, टू और मोर लिविंग थिंग्स interact with each other, with each other, तो उसको हम बोल देते हैं बायोटिक इंटरेक्शन। अलग अलग तरीके का होता है ये, अलग अलग इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे हम पैरासिटिज्म की ही बात कर लेते हैं, तो आपने पैरासाइटिज्म, ये कौन सा बायोटिक इंटरेक्शन है, पैरासाइटिज्म। इसमें होता क्या है कि एक स्पीशी का फायदा होता है, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड,
लेकिन जो दूसरी यहाँ पे स्पीशी है, वो हार्म होती है। सेकंड स्पीशी जो है, वो हार्म होती है। यानी कि आपने पैरासाइट को देखा होगा, वो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर हमला कर देता है। ऐसे ही अगर आप देखो, एक इमोर्टल का इमोर्टल होता है ना, इमोर्टल, ये प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है। ये यानी कि यहाँ पे खुद तो ग्रो करता है, लेकिन जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, वो यहाँ रुक जाती है। यानी कि वो ग्रोथ से क्या, वो मरने लग जाता है प्लांट। तो यहाँ पे हमेशा पैरासिटिज्म के केस में क्या होगा, एक तो पॉजिटिव चला गया स्पीशी, लेकिन दूसरी स्पीशी नेगेटिव चली गई। तो यहीं से अब क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा ऐसा बायोटिक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशी का तो फायदा हो रहा है बट दूसरी स्पीशी का हार्म हो रहा है। तो वो होता है पैरासिटिज्म। ऐसे ही आपका एक होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन, भाई प्रीडेशन में क्या होगा कि एक स्पीशी का तो फायदा होगा, लेकिन दूसरी स्पीशी का इसमें भी हार्म होगा। तो मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, है ना, पहली स्पीशी का फायदा, दूसरी का यहाँ पे हार्म। जैसे कि आप अब पैरासाइट तो आप समझ गए कि भाई वो दूसरे का फायदा उठाता है, यानी कि दूसरे की ग्रोथ यहाँ धीरे धीरे डिक्लाइन होती जाएगी। लेकिन प्रीडेशन में क्या होता है, प्रीडेटर होता है। जैसे कि जो लाइन है, वो डियर का शिकार करे, तो डियर तो तुरंत खत्म हो गया ना, लाइन ने इसको खा लिया, इसने इसको प्रीडेट कर लिया, भाई ये इसका क्या है, प्रे है। तो यहाँ पे बात समझ में आई, इन दोनों में अंतर क्या है, ये तुरंत ही खत्म हो जाएगा, लाइन क्या करेगा, इसको खा जाएगा मार के। लेकिन पैरासिटिज्म में क्या होता है, वो इसका यूज करेगा अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, यानी कि इसकी ग्रोथ, इसकी जो प्लांट है या फिर जो ह्यूमन बॉडी है, उसके ऊपर ही वो टिका हुआ है। ठीक है, चलो थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड में आपका आ जाएगा, जैसे कि आप ले लो एमिनलिज्म ले लो, एमिनसलिज्म। ठीक है, देखो एमिनसलिज्म में क्या होता है बेसिकली, इसमें एक स्पीशी तो डिसएडवांटेज पे होती है, लेकिन दूसरी स्पीशी, कैसे लिखोगे इसको, वन स्पीशी इज एट डिसएडवांटेज। ठीक है, ये तो हो गया माइनस, और दूसरी स्पीशी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको जीरो लिख देते हैं। यानी कि दूसरी स्पीशी होती है इनफेक्टिव। मतलब समझना इसका क्या है, जैसे कि पेनिसिलियम के ऊपर, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, तो देखो, एक तो यार ये कोल्ड से बिल्कुल ऐसा हो गया कि बोलने में भी इसी दिक्कत हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल ना, पेनिसिलियम देखो। पेनिसिलियम आपको पता है कि भाई पेनिसिलियम क्या है, एक बैक्टीरिया है पेनिसिलियम, लेकिन इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, एंटी बैक्टीरिया की तरह करते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तो जब भी पेनिसिलियम किसी और बैक्टीरिया के साथ, मतलब किसी और बैक्टीरिया के साथ मिक्स किया जाएगा ना, तो पेनिसिलियम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा वाला बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, पेनिसिलियम तो इनइफेक्टिव है, लेकिन ये दूसरा बैक्टीरिया डिसएडवांटेज में चला जाता है। तो ये मतलब इसको बोलते हैं एमिनसलिज्म। जैसे कि आप ब्लैक वॉलनट आपने देखा होगा, ब्लैक वॉलनट का जो ट्री होता है ना, उसकी जड़ों में होता है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है जुगलोन। ठीक है, जुगलोन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है ब्लैक वॉलनट की जो रूट्स होती हैं उनमें। तो उससे क्या होता है कि आसपास के जो भी पेड़ है ना, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन इनकी ग्रोथ रुकने ना रुकने से इसका कोई फायदा नहीं है, ये तो इनइफेक्टिव है, बात समझिए। इसका ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन जो आसपास के पेड़ हैं उनका यहाँ नुकसान हो जाता है। बात समझ गए। तो पेनिसिलियम ऐसे ही, ये तो इसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन जो बैक्टीरिया दूसरे हैं उसके ऊपर ये एंटी बैक्टीरियल अपनी प्रॉपर्टीज दिखा के उसका यहाँ नुकसान करा देता है। तो सिंपल भाषा में समझ गए ना, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉर्ट आउट कर पाओगे। पूछ ले कि भाई एमिनसिलिज्म क्या होता है, तो अब आपके दिमाग में है कि भैया ये एमिनसिलिज्म होता है। फिर इसमें ऐसे ही आपका आ जाता है कंपटीशन। आप उठा लो, कंपटीशन वर्ड का यूज आता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि भैया कंपटीशन किस टाइप का बायोटिक इंटरेक्शन है, तो इसका मतलब समझना, कंपटीशन में हमेशा जो दोनों स्पीशी इंटरेक्ट करेंगी वो क्या होंगी, दोनों ही हार्म पर होगी। ठीक है, दोनों का ही यहाँ नुकसान होगा। कैसे होगा, बात समझना। जैसे कि जो चूहा होता है ना, जो रैट है, रैट, रैट का यहाँ पे शिकार कैट भी करती है। ठीक है, और रैट को यहाँ स्नेक भी खाता है ना। तो ये कैट और स्नेक के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। बात समझ रहे हो। तो जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन है और रैट का यहाँ पे लेट से स्कार्सिटी हो गई, रैट यहाँ पे खत्म हो रहे हैं, तो इन दोनों को ही क्या होगा, नुकसान होगा। भाई अगर रैट नहीं है तो इन दोनों का ही नुकसान है।
तो इस बात को समझो, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन में दोनों को ही हार्म होता है, ठीक है? चलो, क्योंकि अब देखो अगर इनका ये और भी 3-4 लोग या फिर ये दोनों स्पीशीज़ मिलके यहाँ इसका शिकार कर रहे हैं, तो रेड जल्दी-जल्दी डिक्लाइन होंगे। अगर जल्दी डिक्लाइन हो रहे हैं, तो इन दोनों का ही कहीं न कहीं आगे चल के नुकसान है ना? इस तरीके से समझ सकते हो इसे। अच्छा, अगर हम अगले वाले बायोटिक इंटरैक्शन की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि यार ये वाला था ना, इसका ही उल्टा होता है। कहाँ चला गया ये? अमीनसलिज़्म। अमीनसलिज़्म होता है, ये होता है कमेंसलिज़्म। वो होता है अमेंसलिज्म, ये होता है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीशी का तो यहाँ पे कोई इफेक्ट इसको नहीं पड़ेगा, ये तो अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड, ठीक है। लेकिन दूसरी स्पीशी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिफिट। बात समझ रहे हो? पहली स्पीशी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें भी देखो पहली स्पीशी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरी डिसएडवांटेज पे है। लेकिन यहाँ पे पहली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी का एडवांटेज हो जाएगा। जैसे कि एक सकर फिश होती है। सकर फिश जो है वो शार्क मछली के सरफेस पे रहती है ना? तो शार्क मछली को उसके सरफेस पे रहने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सगर फिश यहाँ पे जिंदा रह पाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो उसके आसपास रहती है, तो उसको उसके शार्क का शिकार किया जो भी है खाना वगैरह उसको मिल जाता है, तो इसका बेनिफिट हो गया। तो ये होता है कमेंसलिज्म। फिर ऐसे ही आपका हो जाता है म्यूचुअलिज्म। अब देखो जब भी म्यूचुअल की बात होगी, म्यूचुअलिज्म की बात होगी भैया, इसका मतलब क्या है, दोनों स्पेशी प्रॉफिट पे हैं, दोनों का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दोनों का ही क्या हो रहा है भैया, दोनों का बेनिफिट। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लीचन। आह, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका लीचन। आपने लीचन को देखा होगा तो आपको पता होगा, लीचन में एल्गी भी होता है और फंगस भी होता है ना? लीचन के अंदर एल्गी भी है, फंगस भी है। अब होता क्या है कि जो फंगस है इसका काम है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एल्गी, एंड एल्गी का काम यहाँ पे होता है टू प्रोवाइड फूड, टू प्रोवाइड फूड टू द फंगस, है ना? तो लीचन के फॉर्म में ये दोनों एक साथ में रहते हैं, बढ़िया फलते फूलते हैं, फंगस प्रोटेक्शन देता रहता है, एल्गी यहाँ फूड देता रहता है, तो दोनों का ही यहाँ पे म्यूचुअल प्रॉफिट हो गया। तो यही होता है आपका म्यूचुअलिज्म, ठीक है। ये 6 तरीके के टोटल आपके बायोटिक का ये इंटरेक्शंस होते हैं, इनसे कई सारे सवाल बनते भी हैं। तो आई गेस ये भी क्लियर हो गया आपका। अब क्या करोगे यार, अच्छा न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं कई सारी। क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल्स होती हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बस यही बता देता हूँ। देखो न्यूट्रिएंट साइकिल 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है आपकी गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल और दूसरी होती है आपकी सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल का मतलब क्या है, आपका यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में जो भी एक्सचेंज हो रहा होगा ना, जो भी साइकिल चलेगी वो एटमॉस्फेयर में चलेगी। सेडिमेंट्री में क्या होता है, जो भी आपकी साइकिल चलेगी वो ऑन अर्थ क्रस्ट चलेगी, है ना? ये क्वेश्चन आता है कि सेडिमेंट्री साइकिल अर्थ के कौन से हिस्से में होती है, तो अर्थ के क्रस्ट वाले हिस्से में हो रही होती है। और इसमें जैसे अब पता है ना, क्रस्ट में आपका आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। तो मेजरली तो इसमें 2 ही साइकिल होती हैं आपकी, एक सल्फर साइकिल देखी जाती है, एक फॉस्फोरस साइकिल वगैरह होती है। फिर गैसियस साइकिल की भी जो मेजर साइकिल्स हैं आपकी 3-4 हैं, उनमें एक तो हो जाती है आपकी वाटर साइकिल। वाटर साइकिल भाई एक्चुअली में क्या होता है, देखो पानी है, तो पानी बादल से नीचे बरसा, लिक्विड फॉर्म में आया, वो किसी ट्री ने ले लिया, फिर उसकी निकल गया ट्री, मतलब ट्री जब वो डिकम्पोज हो गया तो वहाँ से वो सॉइल में चला गया, सॉइल से वेपरेट होके फिर यहाँ पहुँच गया। तो इस तरीके से ये वाटर साइकिल होती है। और डिटेल में है, लेकिन मैं एक ऐसी छोटे उसमें बता रहा हूँ, H2O साइकिल बोलते हैं इसको। फिर एक होती है आपकी कार्बन साइकिल, है ना? फिर एक हो जाती है आपकी इसमें ये नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन साइकिल यार मैंने डिटेल में ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। डीएफसीसीएल वाले बच्चों को जब मैं पढ़ा रहा था ना, बहुत डिटेल में पढ़ाई है। एक बार उसमें एमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, सब बताया हुआ है। उस लेक्चर की लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से। और एक इसमें होती है ऑक्सीजन साइकिल, ये होती है आपकी ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। मेजरली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल से ही आएंगे, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, उसको दोबारा से कराने का कोई लॉजिक नहीं है।
उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको एक बार कंप्लीट कर लोगे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे-कैसे, क्या-क्या है। तो वो लेक्चर मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूँगा एक बार, है ना? ये कहानी हो गई आपकी, तो यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट का जो मेजर मेजर पार्ट है कोर वाला वो ख़त्म हो गया। इसके अलावा आप कोई आपका डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, बाकी कुछ डाउट आएगा नहीं, अच्छे से आप एग्ज़ाम देने जाइए। आई होप आपने प्रैक्टिस वगैरह जो भी है अदर सब्जेक्ट की सब कुछ अच्छे से कर ही रखा होगा। एंड हमने भी ये जो कोशिश करी है कुछ लेक्चर्स के साथ में, आई गेस आज 7-8 हो गए होंगे लेक्चर। और इसके अलावा आपको कुछ पीडीएफ वगैरह दे रखी हैं तो उनका आप यूज़ करिए एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, अच्छे से मेहनत करते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल। इसके अलावा जो साइको टेस्ट है उसके लिए हम अलग से कुछ सेशंस लेंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी उसकी लॉन्च करेंगे, क्योंकि हमने साइको टेस्ट के लिए एनटीपीसी भी लास्ट टाइम कराया था, डीएफसीसीएल में भी करा रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? तो वो करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।